सरकार का कोई भी फैसला, चाहे वो टैक्स बढ़ाना हो या कोई नई स्कीम लाना, हमारी जेब पर मतलब चुपचाप असर डालता है। बिल्कुल। आज हमारे पास निवेश गुरु हिंदी चैनल का एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण है और इसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे हम सब अपने अपनी बचत की छोटी छोटी नाव लेकर एक बड़े समंदर में हैं। और सरकार की नीतियां वो उस हवा की तरह है जो कभी भी बदल सकती है। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि इस बदलते मौसम में अपनी नाव को डूबने से कैसे बचाया जाए। क्या हमारी बचत सच में सुरक्षित है? इस समंदर और नाव वाली बात आपने बिल्कुल सटीक कही है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उनकी नाव यानी उनका पैसा बैंक में किनारे पर बंधा हुआ है और पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल, सबको ये लगता है। जबकि सच ये है कि वो नाव भी महंगाई की लहरों से लगातार टकरा रही है। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये हवा का रुख कैसे पहचाने और अपनी नाव को सही दिशा में कैसे लेकर जाएं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी लहर से ही शुरू करते हैं, महंगाई। हाँ। जब भी मैं सुनती हूँ कि पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया या दूध के दाम बढ़ गए, तो लगता है कि ठीक है, थोड़ा और खर्च होगा। लेकिन जो विश्लेषण हमारे पास है वो बताता है कि इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ रुपयों की बात नहीं है, ये तो एक क्या कहते हैं चेन रिएक्शन की शुरुआत है। हाँ, विश्लेषण का एक उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए सरकार ने डीजल पर टैक्स बढ़ाया। ठीक है। इसका पहला असर तो ये हुआ कि आपकी गाड़ी या बस का किराया बढ़ गया। लेकिन दूसरा और ज्यादा बड़ा असर ये हुआ कि जिन ट्रकों से आपके शहर में सब्जी, अनाज और बाकी सब कुछ आता है, उनका भाड़ा भी बढ़ गया। ओह हाँ। नतीजा, आपके आटे से लेकर बिस्किट तक सब कुछ महंगा हो जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हाँ। जब सब कुछ महंगा होने लगता है तो घर चलाने का खर्च बढ़ जाता है। फिर अगर किसी ने होम लोन लिया है तो उसकी ईएमआई का बोझ वो और भी ज्यादा चुभने लगता है। मतलब एक फैसला और असर हर तरफ। और यहीं पर वो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है, जिसे रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। विश्लेषण में एक लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है। क्या है वो? अगर महंगाई 6% है और आपकी एफडी 6% दे रही है, तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, अच्छा, बस अपनी जगह पर टिके रहने के लिए हाँफ रहा है। आपका बैंक बैलेंस शायद आपको 1 लाख का 1,06,000 होता हुआ दिखाए। हाँ। लेकिन उस 1,06,000 की खरीदने की ताकत वो पिछले साल के 1 लाख जितनी ही रह गई है। आपका पैसा असल में कुछ कमा ही नहीं रहा। बाप रे, मतलब मेरा पैसा बैंक में पड़ा पड़ा अपनी कीमत खो रहा है। बिल्कुल। ये तो सच में डराने वाली बात है। और इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ता है। भारत में तो करोड़ों लोग एफडी को ही सबसे सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं। मेरे अपने घर में एफडी को लेकर एक अलग ही भरोसा है। होता है, हर घर में होता है। तो क्या सरकार या आरबीआई की नीतियां इस भरोसे को भी कमजोर कर सकती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एफडी की सुरक्षा भी पूरी तरह से बाहरी ताकतों पर निर्भर है। और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई के पास एक टूल है जिसे रेपो रेट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को कर्ज देता है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं तो अपना पैसा अपने बैंक में रखती हूँ, आरबीआई तो दिल्ली मुंबई में बैठा है। उन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है कि वहां कोई रेट बदलता है और यहाँ मेरे होम लोन की ईएमआई बढ़ जाती है? ये पूरे सिस्टम काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप बैंक से लोन लेती हैं। हाँ। वैसे ही जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेते हैं। अच्छा। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, मतलब बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो गया, तो बैंक क्या करेंगे? वो अपने ग्राहकों के लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब महंगे कर देंगे ताकि उनकी कमाई पर असर ना पड़े। लेकिन आरबीआई ये रेट ऊपर नीचे करता ही क्यों है? क्या वजह होती है इसके पीछे? आमतौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह होती है महंगाई। अगर आरबीआई को लगता है कि लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और चीजें महंगी हो रही हैं, तो वो रेपो रेट बढ़ाकर लोन महंगा कर देता है। ताकि बाजार में पैसा कम हो जाए? हाँ, ताकि बाजार से पैसा थोड़ा कम हो जाए और महंगाई काबू में आए। और अगर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही हो, लोगों के पास काम नहीं है, तो वो रेट घटाकर लोन सस्ता कर देता है ताकि लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च करें और बाजार में रफ्तार आए। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन साधने की कोशिश है। तो ये तो दोधारी तलवार हो गई। बिल्कुल। जब आरबीआई महंगाई कम करने के लिए रेट बढ़ाता है तो मेरा लोन महंगा हो जाता है, और जब वो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए रेट घटाता है तो बैंक एफडी पर भी ब्याज दरें घटा देते हैं। हाँ। मतलब मेरी बचत पर रिटर्न कम हो जाता है।
हर हाल में आम आदमी ही फंसता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि हमारे हाथ में जो विश्लेषण है वो ये सवाल पूछता है, क्या सिर्फ एफडी में पैसा रखना सही है? क्योंकि एफडी आपको सुरक्षा का एक एहसास तो देती है, लेकिन वो आपको महंगाई के समुंदर में डूबने से नहीं बचा सकती। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा सुरक्षित खेलने के चक्कर में लंबी दौड़ में हार तो नहीं रहे। ठीक है, तो एफडी में भी पैसा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, लोन भी महंगा हो सकता है, तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पैसा महंगाई को भी मात दे और बढ़े भी? शायद शेयर बाजार, पर वो तो और भी ज्यादा तूफानी समुंदर लगता है। हाँ, वो समुंदर तूफानी जरूर है, लेकिन अगर नाव चलाना आता हो तो वहीं सबसे तेजी से आगे बढ़ने का मौका भी है। अच्छा। और यहाँ सरकार की नीतियां हवा का काम करती हैं। इस विश्लेषण में एक शानदार बात कही गई है। सरकार के कुछ फैसले कुछ खास सेक्टरों के लिए बहुत तेज हवा की तरह काम करते हैं। जैसे कि? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए सरकार बजट में घोषणा करती है कि अगले 5 साल में हम पूरे देश में नए हाईवे और एयरपोर्ट बनाएंगे। ठीक है। अब ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। उनके शेयरों में तेजी आने की उम्मीद बढ़ जाती है। सही बात है। और बात सिर्फ सीमेंट स्टील तक नहीं रुकती। सोचिए, जब हजारों किलोमीटर की सड़कें बनती हैं तो टायर कंपनियों की बिक्री बढ़ती है, रास्ते में ढाबे और पेट्रोल पंप खुलते हैं। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का काम बढ़ता है, और तो और उन इलाकों में जमीन की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। सरकार की एक नीति का असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक होता है। और इसका सीधा सीधा असर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों पर पड़ता है। हाँ। लेकिन मेरे जैसे लोग जो सीधे शेयर नहीं खरीदते बल्कि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? क्या हर सरकारी नीति का असर हर म्यूचुअल फंड पर एक जैसा होता है, या एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एक बैंकिंग फंड पर इसका असर अलग-अलग होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है बिल्कुल अलग होगा। जैसे मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फंड्स को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर सरकार विदेश से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे तो शायद देश में काम कर रही कुछ कंपनियों के लिए ये बुरी खबर हो। इसीलिए सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा सोचना काफी नहीं है, ये भी समझना जरूरी है कि कौन सी हवा किस नाव को आगे बढ़ाएगी। एक निवेशक के तौर पर यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा किस तरह के फंड में लगा है। यहाँ पर एक और बात है, जब भी बाजार में ऐसा कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो सबसे पहली सलाह यही सुनने को मिलती है कि घबराएं नहीं। बिल्कुल। हमारे हाथ में जो जानकारी है उसमें भी साफ लिखा है, पैनिक में एसआईपी बंद करना गलती हो सकती है, लेकिन ये कहना बहुत आसान है। जब कोई अपनी मेहनत की कमाई को एक ही महीने में 20-30% गिरते हुए देखता है तो डर लगना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल है। क्या ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वाली सलाह हर किसी के लिए हर हाल में काम करती है, या इसकी भी कोई सीमा है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। डर लगना एक मानवीय भावना है, लेकिन इसके पीछे का गणित समझना जरूरी है। जब बाजार नीचे जाता है तो आपके एसआईपी के उतने ही पैसे से आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। अच्छा। ये ऐसा है जैसे सेल में आपको आपका पसंदीदा सामान सस्ते में मिल रहा हो। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। अगर आप डर कर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं तो आप सेल में खरीदारी करने का मौका गंवा देते हैं। मुझे मेरे एक चाचा जी याद आते हैं जिन्होंने 2008 की मंदी में डर कर अपना सारा पैसा बाजार से निकाल लिया था। अरे! अगर वो बस उसे पड़ा रहने देते तो आज वो रकम शायद 4 या 5 गुना होती। वो आज भी उस फैसले पर पछताते हैं। ओह! तो ये सलाह काम करती है, लेकिन इसकी शर्त है लंबा नजरिया और अनुशासन। ठीक है, ये सब सुन के मेरा तो सिर घूम रहा है। एक तरफ महंगाई है जो पैसे को खा रही है, दूसरी तरफ एफडी है जो काफी नहीं है, और तीसरी तरफ शेयर बाजार है जो डराता है। तो इन सब तूफानी हवाओं और ऊंची लहरों के बीच एक आम निवेशक अपनी नाव को सीधा कैसे रखें? अच्छी बात यह है कि इस विश्लेषण में सिर्फ समस्याएं नहीं बल्कि ठोस एक्शन प्लान भी दिया गया है। हाँ, और ये प्लान बहुत ही व्यावहारिक और संतुलित है। इसे आप अपनी नाव को मजबूत बनाने का एक खाका समझ सकते हैं। इसमें 4 सबसे जरूरी बातें बताई गई हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ। कहा गया है कि कम से कम 6 महीने के घर खर्च के बराबर पैसा एक अलग खाते में रखें। ये आपकी नाव का लाइफ जैकेट है। लाइफ जैकेट? वाह! नौकरी जाने, मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी बुरे वक्त में ये फंड आपको अपने लंबी अवधि के निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड को तोड़ने से बचाता है।
जब आपके पास ये सुरक्षा कवच होता है तो आप बाजार के उतार चढ़ाव में घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगले कुछ महीने आपका घर आराम से चल जाएगा। ये आपको दिमागी सुकून देता है। बिल्कुल। दूसरा बिंदु है बैलेंस, यानी सिर्फ एफडी या सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, दोनों का संतुलन बनाए। बिल्कुल, इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी नाव में 2 इंजन हो। अच्छा। एक इंजन यानी एफडी आपको स्थिरता और सुरक्षा देता है। ये पक्का करता है कि नाव धीरे धीरे ही सही पर चलती रहे। हाँ। दूसरा इंजन म्यूचुअल फंड आपको रफ्तार देता है, ताकि आप महंगाई की लहरों को पीछे छोड़कर अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकें। दोनों का संतुलन आपके सफर की लंबाई और आपकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। तीसरा बिंदु बहुत सीधा और सरल है, इंश्योरेंस जरूर रखें। और ये वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। ये आपकी नाव का ढांचा है। एक अच्छा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ये पक्का करता है कि अगर कोई बड़ा तूफान यानी कोई बड़ी बीमारी या अनहोनी हो जाए तो नाव टूटे नहीं। हाँ, तो आपकी नाव पूरी तरह टूटे नहीं, आपकी सारी बचत इलाज में या परिवार को संभालने में खत्म ना हो जाए। याद रखिए, इंश्योरेंस निवेश नहीं है, ये आपकी संपत्ति की सुरक्षा है। और चौथा और आखिरी बिंदु हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी। लॉन्ग टर्म एसआईपी जारी रखें। बिल्कुल, ये आपके अनुशासन की परीक्षा है। लंबी अवधि के लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए एसआईपी एक बहुत ताकतवर औजार है। बाजार की छोटी मोटी लहरों से घबराए बिना इसे चलाते रहना ही समुद्र पार करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। इन चारों बिंदुओं को समझने के बाद इस विश्लेषण में एक और गहरी बात पर जोर दिया गया है। वो पूछते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं, और जवाब है डर के कारण निवेश बंद कर देना। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब मौसम खराब होता है तो हमारा दिमाग हमें बंदरगाह पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन वित्तीय दुनिया में कभी-कभी सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम ना लेना होता है। सही बात है। डर के साए में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और लंबी अवधि में बहुत भारी पड़ते हैं। ऐसे समय में अपनी योजना पर टिके रहना और धैर्य रखना ही सबसे समझदारी है। तो इस पूरे बातचीत को अगर मैं समेटूं तो जो मुख्य संदेश है वो इस विश्लेषण की आखिरी लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है। सरकार फैसले लेती रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत है तो आपकी जेब सुरक्षित रहेगी। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें नियंत्रण का एहसास देता है। हाँ। हम हवा और लहरों का नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी नाव को मजबूत बना सकते हैं। हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं। एक मजबूत योजना हमें किसी भी आर्थिक तूफान का सामना करने की ताकत देती है। और अंत में यह विश्लेषण एक बहुत ही प्रेरक विचार के साथ खत्म होता है, जो अमीर और आम आदमी की सोच के फर्क को दिखाता है। हाँ, इसमें लिखा है, अमीर लोग खबर सुनकर डरते नहीं, रणनीति बनाते हैं। वाह! यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार जब कोई बड़ी आर्थिक खबर आएगी, चाहे वो बजट हो, आरबीआई की घोषणा हो या कोई वैश्विक घटना हो, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या हम डरकर अपनी नाव के चप्पू फेंक देंगे, या हम शांति से बैठकर नक्शा देखकर सोचेंगे कि अब हमें अपनी नाव किस दिशा में मोड़नी है? यही एक सवाल हमारी वित्तीय सफलता की दिशा तय कर सकता है। ये वास्तव में एक सोचने वाला सवाल है, और इस बातचीत के अंत में हम वही बात दोहराना चाहेंगे जो इस तरह के सभी विश्लेषणों के साथ आती है। ये पूरी चर्चा केवल जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए थी। निवेश करने से पहले हमेशा किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, क्योंकि निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है और अपनी मेहनत की कमाई को लेकर कोई भी फैसला पूरी समझदारी के साथ ही लेना चाहिए।